बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो उसमें हम बात करते हैं इस ये पाविया की बुक जो है इसमें तो ये थोड़ा डिटेल में नहीं है, तो इसलिए मैंने एक और बुक जो है उसको भी वहाँ से आपको ना डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो ये है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्स्ट हम हेडिंग बनाते हैं रेडिएशन सोर्स की ना। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो हमने रेडिएशन भेजनी है तो हमारे पास दो है कैटेगरी, या तो हम विजिबल रीजन विजिबल रेडिएशन लेना चाहते हैं या यूवी रेडिएशन लेना चाहते हैं। अगर विजिबल है जो 350 से 800 के लिए, तो फिर हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है उसको यूज करते हैं। और अगर हम यूवी रेडिएशन जो है वो लेना चाहते हैं तो 175 से 400 की रेंज में हमें हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम या जीनॉन डिस्चार्ज लैंप या मरकरी आर्क, इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं इसमें आपने पढ़ा हुआ है इसकी खूबी, ये इसकी वर्किंग जो है कि कैथोड रेज जो है वो पड़ती हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही इन गैसेस के ऊपर। ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन या जीनॉन के एटम जो हैं उनके ऊपर पड़ते हैं। तो वो उसमें से जो आपके ना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और फिर वहां से रेडिएशन जो है वो एक्साइट होते हैं, फिर वापस आते हैं तो रेडिएशन अमिट करते हैं। तो वो जो रेडिएशन अमिट होती हैं वो आपकी इस कैटेगरी में आ जाती हैं, यूवी की रेंज में आ जाती हैं। अच्छा, इसमें रेडिएशन सोर्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो उसे फुलफिल करनी चाहिए, उसमें एक तो ये है कि सफिशिएंट रेडिएट एनर्जी उसके पास हो जो डिटेक्टर तक पहुंच सके। ठीक हो गया। और सेकंड जो है कि सफिशिएंटली स्टेबल हो ताकि फ्लक्चुएशंस वगैरह उसमें ना हो सकें, यानी वोल्टेज कम ज्यादा ना हो, रेडिएशन की इंटेंसिटी एक कांस्टेंटली जा रही हो। और तीसरे नंबर पे ये है कि सप्लाई कंटिन्यूअस रेडिएशन ओवर एंटायर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ की रेंज हमने रखी है उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पे रेडिएशन भेजता रहे, उसमें कंटिन्यूटली ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गई। सेकेंड हमारे पास आता है मोनोक्रोमेटिक सिस्टम। कि रेडिएशन, चूंकि रेडिएशन तो निकल रही होती हैं लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के साथ में, काफी सारी वेव, जैसे ये रेंज हमने पढ़ी है 350 से 800 है, ये 170 से 400 तक है। तो हर रेडिएशन की वेवलेंथ अपनी है, तो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की रेडिएशन जो है वो सोर्स से आ रही है। लेकिन अब हम सैंपल के पास जब उसको हमने स्टडी करना है तो हम देखना चाहते हैं कि फलां वेवलेंथ की रेडिएशन सैंपल पे पहुंची है तो वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी बची है, उसकी इन एब्जॉर्बेंस क्या है। तो उसके लिए फिर एक वक्त में एक रेडिएशन जो है ना वो वहां पे डिटेक्टर तक पहुंचनी चाहिए जिसको वो एनालाइज कर सके और आगे हमें बता सके। उसके लिए फिर हम मोनोक्रोमेटिक सिस्टम एक रास्ते में रख देते हैं। इसका काम क्या है कि वो रोक देता है बाकी रेडिएशंस को, और एक खास स्पेसिफिक जो वेवलेंथ की रेडिएशन है उसको पास आउट होने देता है, जाने देता है, और उसको हम आगे सैंपल से गुजार के डिटेक्टर तक लेके जाते हैं और उसको हम चेक करते हैं। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक सिस्टम जो होता है इसमें क्या क्या मौजूद है कि एक एंट्रेंस स्लिट है जिससे लाइट एंटर हुई है, कोलिमेटिंग लेंस हो गया, कनकेव मिरर हो गया, और जो पैरेलल बीम को रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्पर्सिंग एलिमेंट हो गया जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, इन मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको वो डिस्पर्स करता है और एक खास एक कंपोनेंट वाली वेवलेंथ को आगे फोकस करता है लेंस के ऊपर, और लेंस से फिर एग्जिट स्लिट से वो गुजर के आगे सैंपल की तरफ मूव करती है। अच्छा, डिस्पर्सिंग एलिमेंट जो है ना वो उसमें हमारे पास प्रिज्म भी हो सकता है या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो सकती है, जो एक उसकी छांटी करके एक वेवलेंथ हमें देती है। अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये भी आपका रखना है अपने जहन में, जैसे इसने नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो प्रिज्म है ये ग्लास के बने होते हैं जब आप विजिबल रीजन को डील कर रहे हैं, और या फिर क्वार्ट्ज या फ्यूज सिलिका के बने होते हैं जब ये यूवी रीजन को आप डील कर रहे हैं। यानी विजिबल रीजन जो है, विजिबल लाइट अगर आपकी रेडिएशन आ रही है, पीछे रेडिएशन सोर्स विजिबल वाला है, तो फिर ग्लास का प्रिज्म या ग्लास की डायफ्रेक्शन रेटिंग भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अगर यूवी है तो फिर आप ग्लास को यूज नहीं करेंगे, फिर आप जो है वो क्वार्ट्ज या फ्यूज्ड सिलिका उसको यूज करेंगे।
क्वार्ट्ज क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ सैंड जो होती है ना, उसको हम क्वार्ट्ज का नाम देते हैं ना। तो अब क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका, यानी प्योर सिलिका मैक्रोमालिक्यूल होता है। और ग्लास आपको पता है वो सिलिकेट्स की शक्ल में होता है, सोडियम या पोटेशियम सिलिकेट्स की शक्ल में ना। तो अब हम कहते हैं कि यानी इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स का ड्रा करता हूँ ताकि, ठीक है, ये ऑक्सीजन फिर आगे जाती है आपकी सिलिकॉन। ठीक है, ये सिलिका मैक्रो स्ट्रक्चर है ना, सारे सिग्मा बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब आप बात करते हैं सिलिकेट की, जैसे सिलिकेट की एग्जांपल है सोडियम सिलिकेट वगैरह, चूंकि ग्लास जो होता है वो सिलिकेट्स होते हैं ना, तो सोडियम सिलिकेट की जैसे मैं मिसाल ले लेता हूँ, ये जैसे सोडियम सिलिकेट है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इसका अगर आप स्ट्रक्चर ओपन करें तो कुछ ऐसा ही है कि जैसे ये ऑक्सीजन सिलिकॉन आएगी, 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है इस शक्ल में। और ये आपके पास सेंटर में सिलिकॉन होगी और 2 सोडियम इसके साथ होंगी यहाँ पे, ठीक हो गई। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, सार्स की शक्ल में ये आपके ना कोवलेंट बॉन्ड तो हैं, प्लस ये लोन पेयर, जो माइनस आयन में तो लोन पेयर वगैरह भी मौजूद है ना इसके अंदर, प्लस पाई बॉन्ड भी आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो यूवी रेडिएशन चूंकि विजिबल से हाई एनर्जी वाली होती हैं, तो ये लोन पेयर को ऑक्साइड करवाने में इस्तेमाल हो सकती हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करने में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इस वजह से सोडियम सिलिकेट का जो ग्लास है ना, उसमें सोडियम सिलिकेट्स जो साल्ट्स मौजूद हैं वो एब्जॉर्प्शन शो कर लेते हैं, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन विजिबल चूंकि उसकी निस्बत जरा कम एनर्जी वाली होती है, तो विजिबल को ये इसकी रेडिएशन जो है ना उसको ये सिलिकेट्स वगैरह के कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते। तो उस केस में हम फिर विजिबल रीजन के केस में ग्लास को भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो यूवी जब हो तो फिर हमें फ्यूज क्वार्ट्ज को लेना पड़ता है, ठीक हो गई। तो उसके बाद है जी सैंपल सेल्स, कि जो आपका सैंपल है वो जिस आपने वो क्यूवेट उसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपने सेल के अंदर रखा हुआ है, जो जिसको आपने रेडिएशन के रास्ते में रखना है। अब वो सैंपल सेल जो होते हैं वो भी ग्लास के भी हो सकते हैं और क्वार्ट्ज वगैरह की हो सकते हैं। तो उसमें भी यही चीज है कि अगर आपका विजिबल लाइट के साथ इंटरेक्शन है तो फिर आप ग्लास को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूवी को कर रहे हैं तो फिर आप ग्लास का नहीं बल्कि क्वार्ट्ज का बना हुआ सेल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। सैंपल सेल्स में भी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए उसके अंदर। पहली कंडीशन हमारी है कि यूनिफॉर्म थिकनेस हो उसकी, ठीक हो गया। सेकंड उसकी ये है कि वो जितनी लाइट है उसको सारी की सारी ट्रांसमिट करनी चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे कि वो उसका मटेरियल ऐसा हो कि जो सॉल्वेंट वगैरह हम उसके अंदर ले रहे हैं उसके साथ उसका कोई रिएक्शन वगैरह ना हो जाए, ठीक हो गया। उसके लिए वो इनर्ट होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशंस है उस सैंपल सेल के मटेरियल की। तो ज्यादातर इसमें हमारे पास क्वार्ट्ज या फ्यूज सिलिका के ही यूज होते हैं, जो यूवी के लिए भी चलते हैं और विजिबल में भी अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ग्लास वाले आप लेंगे तो वो सिर्फ अप्लाई होंगे विजिबल पे, यूवी पे अप्लाई नहीं होते। बहरहाल इसके फिक्स ही होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 1 सेंटीमीटर की 4 साइडें एक स्क्वायर की शक्ल में होती हैं। उसकी 2 साइडें ट्रांसपेरेंट होती है और 2 साइडें उसकी जो है ना वो ट्रांसल्यूसेंट टाइप होती हैं, हाथ पकड़ने के लिए ना, चाहिए हमने जब वो सैंपल सेल को पकड़ना है तो उन 2 साइडों से पकड़ना है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जो दूसरी जो साइडें ट्रांसपेरेंट होती हैं
उसको ऊपर उसको टच भी नहीं किया जाता, ताकि हमारे हाथ इम्प्योरिटीज वगैरह ना लग जाए, क्योंकि लाइट में उसी साइड से आना और गुजरना होता है, तो वो अब्जॉर्बेंस में इशू ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ना, मिस्टेक हो सकती है। वो आपकी इम्प्योरिटीज अब्जॉर्ब करने वाली बन गई तो फिर आपका रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा हम लेते हैं रेडिएशन डिटेक्टर, कि ये रेडिएशन आगे सैंपल सेल में से जब पास हो जाती हैं या रेफरेंस सेल में से पास हो जाती हैं, तो आगे ये पहुंचती हैं डिटेक्टर के पास ना, रेडिएशन डिटेक्टर जो है। अब डिटेक्टर जो होता है वो या तो फोटोवोल्टाइक सेल है, ठीक है, उसका काम यही होता है कि उसकी आने वाली जो रेडिएंट एनर्जी है उसको उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है और आगे एम्पलीफायर को देना है। एम्पलीफायर उसको फिर एम्पलीफाई करके इंक्रीज करके उसकी इंटेंसिटी आगे अगले सिस्टम तक पहुंचाता है। तो डिटेक्टर में हम फोटोवोल्टाइक सेल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फोटो एमिसिव सेल यानी फोटो सेल या फोटो ट्यूब वगैरह आ गए। इनका काम यही होता है, फोटो सेल के बारे में आपने सुना हुआ है कि रेडिएशंस की जितनी इंटेंसिटी ज्यादा हो उतने ज्यादा आके वो इलेक्ट्रॉन को इसमें से अमिट करेंगे, और सामने जो एनोड पड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके आगे सिस्टम में भेज देगा। तो जितनी आने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना करंट भी ज्यादा, कम होगी तो कम हो जाएगी। तो उस बेस पे ये आगे फिर सिग्नल भेजता है और आगे वो आपका सिस्टम जो उसको वर्कआउट करता है। उसके बाद है सिग्नल प्रोसेसर एंड रीड आउट सिस्टम, कि ये नहीं उसकी रीकोडिंग जो हमने करनी है, क्योंकि हमारा काम तो है, सिग्नल तो आ गया ना, लेकिन हमने तो उसको ऑब्जॉर्बेंस में लेके जाना ना कन्वर्ट। रिजल्ट तो हमारा जो ग्राफ आता है वो ऑब्जॉर्बेंस वेवलेंथ और ऑब्जॉर्बेंस के दरमियान आता है। तो ये ऑब्जॉर्बेंस में कैसे उसकी रीकोडिंग होती है, कैसे कन्वर्ट होता है, उस हवाले से ये हमारा ये वाला अगला जो हिस्सा है ना, रीकोडिंग। इसको आप रीड आउट सिस्टम कह लें, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी कहते हैं या रिकोडिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि आपका सिग्नल पहुंचा है एम्पलीफायर के पास, एम्पलीफायर ने आगे भेजा है वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर के साथ रीड आउट सिस्टम जुड़ा हुआ है। रीड आउट सिस्टम उसके साथ क्या क्या हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, पोटेंशियोमीटर हो सकता है जो पोटेंशियल को नोट करके आगे, पेन रिकॉर्डर हो सकता है, ऑसिलोस्कोप हो सकती है जिसने उस करंट की बेस पे आगे पैगाम आगे रिजल्ट जो है वो देना होता है। अच्छा, इसी रिकॉर्डिंग सिस्टम में हम करते क्या है कि जो सिग्नल आपका है ना वो एसी में कन्वर्ट किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट में, जो आगे सर्वो मोटर उसको वो ड्राइव करता है। उसके सर्वो मोटर आगे कनेक्टेड है एनीट्यूएटर एटीन्यूएटर वेज के साथ या ऑप्टिकल वेज के साथ, वो उसको मूव करवाती है। ऑप्टिकल वेज आगे कनेक्टेड है रिकॉर्डर पेन के साथ, जो ऊपर नीचे मूव करती है उसकी इंटेंसिटी की बेस पे, उसकी वेज की मूवमेंट की बेस पे, ठीक हो गई। तो वो जो रिकॉर्डर मूव करता है, रिकॉर्डर आगे कनेक्टेड है एक चार्ट पेपर के साथ, जो चार्ट पेपर जो है उसके ऊपर उसने ऊपर नीचे लाइनें यानी ग्राफ खींचना होता है। और चार्ट पेपर कहाँ है, एक रोटेटिंग ड्रम के ऊपर लगा हुआ है, यानी एक रोटेटिंग ड्रम रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर ही जा रहा है ऑटोमेटिकली ना, उसके ऊपर चार्ट भी चली जा रहा है, और उधर से पेन जो है वो उसके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है पिछले करंट की बेस पे ना, किसी जो वोल्टेज आ रही है उसको मूव करवाने वाला वेज है, वेज को मूव करवाने वाली सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर को चलाने वाला आपका वो सिग्नल है जो पीछे से डिटेक्टर तक पहुंचा और एम्पलीफाई होके उसके यहाँ तक पहुंचाया गया, ठीक हो गए। तो इस तरह हमारे पास एक जो है ना वो ग्राफ बन जाता है। अच्छा, इसमें हम ये भी करते हैं कि हम जो है ना ऑप्टिकल वेज के साथ, तो हो गया ना ये सर्वो मोटर से कनेक्टेड हो गया, हम क्या करते हैं जो मोनोक्रोमेटर होता है उसकी जो साथ भी एक मोटर जो है ना वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो सर्वो मोनो जो मोनोक्रोमेटर है उसकी मोटर जैसे जैसे मूव करती है, यानी जो जो खास वेवलेंथ को आगे पास आउट करती है, इधर से ऑप्टिकल वेज उसी खास वेवलेंथ का हिसाब से रिस्पॉन्स देता है, और जो पेन रिकॉर्डर है उसकी अब्जॉर्बेंस नोट कर लेता है। तो यानी हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया वेवलेंथ के दरमियान और एब्जॉर्बेंस के दरमियान, जब आप उस मोटर को जो मोनोक्रोमेटर से कनेक्टेड है उसको कनेक्ट कर देते हैं ड्रम के साथ। तो ड्रम को चलाने वाली वो मोटर है जो मोनोक्रोमेटर को भी चला रही है, तो फिर वो लिंक हो गया। तो वो फिर उधर से जो मोनोक्रोमेटर से वेवलेंथ आती है उसके हिसाब से यहाँ पे एब्जॉर्बेंस भी नोट हो जाती है, ठीक हो गई। छठा हेडिंग हम बनाते हैं पावर सप्लाई की, कि जो पावर सप्लाई आपने इसको पीछे से प्रोवाइड करनी है उसकी दो तीन खसूसियात होनी चाहिए। क्या क्या है कि एक तो डिक्रीज लाइन वोल्टेज टू द इंस्ट्रूमेंट लेवल तक लानी चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट की अप्रोटिंग वोल्टेज वोल्टेज जो है सपोज करें 220 वोल्ट है,
और पीछे से जो सप्लाई आ रही वो 1100 वोल्ट है, तो उसने उसको उस लेवल पे ला के उसको चलाना है। दूसरा, एसी और डीसी की कन्वर्जन का सिस्टम होना चाहिए कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट की जो वर्किंग के हिसाब से, तो वो अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है या डायरेक्ट करंट पे। इसी तरह इस तीसरे नंबर पे कि कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो सोर्स या लैंप और इंस्ट्रूमेंट, इन सारों को, यानी जो रेडिएशन का सोर्स है उसको भी और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह ना हो। ठीक हो गई। ये 6 हेडिंग आपकी ये बन गई। 7वीं हेडिंग आपने बनानी है टाइप्स की। ठीक है, इसी के नीचे ये चलेगा क्वेश्चन है, सेपरेट नहीं। 7वीं हेडिंग आपने बनानी टाइप्स की। उसमें आपने कहना जी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सिंगल बीम है और एक डबल बीम है। ये फर्स्ट लाइन, सिंगल बीम और डबल बीम। इसके अंदर ये नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है सिंगल बीम और डबल बीम में क्या फर्क है। पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट तक ले जाता हूँ, इसकी डायग्राम, फिर उसको हम इधर वापस आएंगे। ये हमारा सोर्स था, ये रेडिएशन सोर्स, जिसने मोनोक्रोमेटर को तक अप्लाई किया। मोनोक्रोमेटर जो था उसके सामने चॉपर लगा हुआ है। चॉपर क्या कर, ये रोटेटिंग चॉपर, ये रोटेट कर रहा है। इस पूरी रोटेशन में आधा साइकिल ये रेडिएशन को सामने सैंपल की तरफ जाने देता है, और आधी रोटेशन में ये इस सामने रोक देता है और उसको रिफ्लेक्ट करके इधर रेफरेंस की तरफ भेज देता है। ठीक होगा। रास्ते में उसके ये मिरर लगा हुआ है जो फिक्स है। इसका काम क्या है कि इसने रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके रेफरेंस सेल की तरफ मोड़ देना है। रेफरेंस सेल से लाइट पास होने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, ये भी फिक्स है। इससे रिफ्लेक्ट होके वो नीचे डिटेक्टर वाली लाइन की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ हाफ मिरर, उसका काम ये कि एक दफा रेफरेंस को इधर से पास होने देता है और फिर एक दफा वो सैंपल जो है उसको उधर से आने वाली रेडिएशन को डिटेक्टर तक जाने देता है। तो डिटेक्टर के पास दोनों के सिग्नल पहुंचते हैं, वो फिर आगे एम्पलीफाई होके आगे सर्वो मोटर। अच्छा, डिटेक्टर का काम क्या, वो उसको उनको ये यानी लेने के बाद आगे एम्पलीफायर और फिर आगे सर्वो मोटर। तो ये रेफरेंस का आया हुआ आंसर जो है ना, वो उसको ये सैंपल के आए हुए आंसर में से खुद ब खुद ही ये सिस्टम माइनस करके हमें जो अब्जॉर्बेंस शो करता है वो सिर्फ सैंपल की होती है, उसमें रेफरेंस नहीं होता। रेफरेंस से मुराद क्या है कि ज़ाहिर बात, आपने जो कंपाउंड लिया हुआ है जिसकी अब्जॉर्बेंस नोट कर रहे हैं, वो अब्जॉर्बेंस प्योर कंपाउंड नहीं है, वो एक सॉल्वेंट में सोल्यूशन बना हुआ है। अब वो जो आपने सॉल्वेंट लिया है, हो सकता है वो सॉल्वेंट भी अब्जॉर्बेंस शो करता हो उसी रेंज में जिस रेंज की रेडिएशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो उस रेंज में नहीं करता तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर करता है तो फिर ये रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसमें सैंपल नहीं है। सैंपल के अंदर सॉल्वेंट के सैंपल से मुराद सॉल्वेंट के अंदर हमारा मेन कंपाउंड का सोल्यूशन बना हुआ पड़ा है, लेकिन रेफरेंस में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता है, उसमें वो मेन कंपाउंड नहीं होता जिसकी अब्जॉर्बेंस हम नोट करने जा रहे हैं। ठीक हो गए। तो रेफरेंस से गुजरती कि रेडिएशन भी आती है डिटेक्टर तक, और इधर से ये भी, तो ये खुद ब खुद अगर वो अब्जॉर्बेंस शो करता है तो ये उसको माइनस करके हमें रिजल्ट देता है, और प्योर सैंपल की ही सिर्फ हमें वैल्यू दी जाती है। अच्छा, अब एम्पलीफायर से करंट पहुंचा था सर्वो मोटर के पास। सर्वो मोटर जो था उसने ऑप्टिकल वेज को मूव करवाया। ऑप्टिकल वेज के साथ ये कनेक्टेड था पेन रिकॉर्डर, वो मूव करता है और ये ड्रम जो रोटेट कर रहा है उसके ऊपर उसके सिग्नल ऊपर नीचे वो बना देता है। और ड्रम को अगर हमने अभी बात की कि मोनोक्रोमेटर को साथ जुड़ी मोटर है उसको हम ड्रम से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो मोटर जिस तरह यहाँ पे वोल्टेज आएगी उसके हिसाब से ये ड्रम की मूवमेंट पे वो उधर से उसी की एब्जॉर्बेंस आएगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे चार्ट बनेगा वो वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस का डायरेक्ट चार्ट बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम टाइप्स बात कर रहे थे, एक था सिंगल बीम, एक है डबल बीम। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये डबल बीम है, कि यहाँ पे इसकी दो बीम बना ली जाती हैं, एक बीम रेफरेंस की तरफ और एक बीम सैंपल की तरफ चली जाती है। ये डबल बीम है। और सिंगल बीम ये होता है कि उसमें एक ही लाइन होती है, इस तरह डिवीजन वाला काम नहीं होता। हम क्या करते हैं, डिटेक्टर और मोनोक्रोमेटर के दरमियान एक ही जगह है, वहां पे पहले हम रेफरेंस को रखते हैं, उसकी अब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं, फिर हम सैंपल को रखते हैं, फिर उनकी अब्जॉर्बेंस नोट करते रहते हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें से हम फिर वो रेफरेंस वाली की आई हुई सॉल्वेंट की जो एब्जॉर्बेंस अगर है तो उसको माइनस करके फिर हम उसको रिजल्ट को नोट करते हैं और फिर उसका ग्राफ वगैरह बना के उसको शो करते हैं। ठीक हो गया। तो सिंगल बीम जिसमें एक ही बीम आ रही है, और डबल बीम जिसमें सैंपल और रेफरेंस के लिए दो पैरेलल बीम चलती हैं और हमें रिजल्ट दे रही होती हैं। तो यहाँ आपने सिर्फ यही मेंशन करना है कि हमारे पास सिंगल बीम और डबल बीम दो है, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आ जाएगा।
उसके बाद इसने फर्दर भी बताया कि हमारे पास ये जो नॉन रिकॉर्डिंग भी हैं, जो हमें मैनुअली खुद ग्राफ बनाने पड़ते हैं, और कुछ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हैं। लेकिन वो तो आगे फर्दर टाइप्स है, उसमें एक जुमला लिखना काफी है कि जी सिंगल बीम में भी ये चीज है, सिंगल डबल दोनों में मैनुअल है, और और उसमें जो ऑटोमेटिकल है वो, उसमें वो डबल बीम वाले ही ज्यादातर ऑटोमेटिकल, ये सिंगल वाले नहीं है। तो उसमें बस एक जुमला ये लिखना काफी होगा आपका कि जी सिंगल बीम वाले जो हैं वो मैनुअली ही होते हैं, लेकिन डबल बीम वाले जो है वो मैनुअली भी हैं, और ऑटोमेटिक वाले तो सारे डबल बीम ही होते हैं। ठीक हो गए। और उसके बाद आपने ये डायग्राम भी बनानी है इसकी, इसके जो स्केच है इसका। और लास्ट में वर्किंग प्रिंसिपल की हेडिंग आपने देनी है। वर्किंग प्रिंसिपल से मुराद, आपने इस पीछे तो आपने सारे सिर्फ पार्ट्स का मेंशन किया ना कि फलां ऐसे कि ये हॉबी, फलां पार्ट की ये हॉबी, मोनोक्रोमेटिक सिस्टम क्या है, पावर सप्लाई क्या है, फलां फलां। आपने उसको प्रोसेस नहीं बताया कि होता क्या है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आपने यही सारी बातें एक तरतीब से बता देनी कि सोर्स से रेडिएशन निकलती है, मोनोक्रोमेटर पे पहुंचती है, आगे चॉपर उसको दो हिस्सों में बदल देता है, एक रेफरेंस से गुजरती है, एक सैंपल से गुजरती है, फिर आगे मिरर्स लगे हुए हैं जो उनको रिफ्लेक्ट करके रेफरेंस वाले को नीचे लाते हैं, और फिर ये डिटेक्टर तक पहुंचती है। डिटेक्टर दोनों की रीडिंग्स लेके उसको उसमें रेफरेंस को माइनस करके फिर एम्पलीफायर और सर्वोमीटर के पास पहुंचती है। सर्वोमीटर ऑप्टिकल वेज को मूव करवाता है, वो आगे पेन रिकॉर्डर को मूव करवाता है, वो चार्ट के ऊपर मूव करके ग्राफ ड्रा कर देता है। ये ओवरऑल ये प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर देंगे, इसे हम वर्किंग प्रिंसिपल का नाम देते हैं।